So good morning everyone. Today we have to start discussion about next topic. Next topic from the 12th NCERT part first and same section, that is electrodynamic section बोलो या फिर at the start electrostatics बोलो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इसके बारे में डिस्कशन जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बस हमने चार कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया था. कौन से सबसे पहले चार्ज, देन कूलम्स लॉ, उसके बाद में वेरी गुड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड एट द एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक्चुअली जो हमारा सेकंड टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर. लेकिन हम पहले पोटेंशियल का डिस्कशन खत्म करेंगे, देन विल प्रोसीड टू कैपेसिटर. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन शुरू करना है हमें, तो उसके लिए पहली कंसेप्ट आती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. राइट डाउन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता क्या है, कितने लोगों को आइडिया है? क्या है फॉर्मूला का? वेरी गुड, रॉन्ग. हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको समझने के लिए हम फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देखो कंडीशन क्या है कि जब भी हम पहले लेक्चर में फिजिक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं तो वहां पे हम क्लियर कर देते कि पूरा फिजिक्स हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें बस 5 कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा. जिसमें पहले आता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड जिनके सराउंडिंग के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोड़ के हमारे नेचर में कुछ भी नहीं है. तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इतने स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनके पास 2 स्पेशल टेंडेंसीज है. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास है चार्ज एंड तीनों पार्टिकल के पास है मास. तो चार्ज एंड मास ये जो 2 टेंडेंसीज है वो हमारा नेचर बनाने के लिए एंड नेचर में होने वाले हर एक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जिसमें से मास इस टेंडेंसी के अबाउट का डिस्कशन हम मैकेनिक्स सेक्शन में करते हैं जिसमें कंसेप्चुअल टॉपिक ग्रेविटेशन होता है. उसी के एनालॉगस टर्म चार्ज है और उसका डिस्कशन हम ये इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन में करते हैं. लेकिन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. जैसे मास का काम भी क्या है, सराउंडिंग के स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करना. उसी तरह से चार्ज का काम क्या है, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना. ठीक है, एंड ये फील्ड एंड फील्ड का जो बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. ये हो गई फर्स्ट कंसेप्ट. उसके बाद में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट एनर्जी. अब ये एनर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी? तो एनर्जी का मतलब होता है, यस व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क या फिर एबिलिटी टू डू वर्क, दोनों भी सेम है. मतलब कोई भी वर्क अगर हो रहा है तो उस वर्क करने वाले बॉडी की जो भी एबिलिटी होती है उसको अपन बोलते हैं एज ए एनर्जी. और उसके सिमिलर जो टर्म होती है दैट इज वर्क. तो ये वर्क मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वर्क? वर्क का मतलब होता है क्या, डिफाइन नहीं कर सकते, बस फॉर्मूला मालूम है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये तो फॉर्मूला हो गया. लेकिन वर्क का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे और एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे एनर्जी से रिलेटेड, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब नेचर में जो एनर्जी है उसको अपन डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते. क्या करते हैं हम, बस उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड इस कन्वर्जन के ऊपर ही हमारा पूरा नेचर के सारे नेचुरल फेनोमेनन डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो वर्क को अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमें मालूम है कि एक टाइप की एनर्जी है एंड उसको अगर दूसरे टाइप में कन्वर्ट होना है तो उसे वर्क में से जाना पड़ता है.
मतलब पहले एनर्जी होती है, एनर्जी की वजह से वर्क डन होता है, एंड ये वर्क डन क्या होता है, अगेन स्टोर होता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो ई डब्ल्यू ई यही सीक्वेंस होती है, इसी सीक्वेंस के ऊपर हमारे नेचर की पूरी साइकिल रेगुलेट होती है। जैसे नेचर का एग्जांपल लेंगे तो सनलाइट आती है, लीव्स के ऊपर आके इंसिडेंट होती है, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन वहां पे केमिकल एनर्जी में हो रहा है बाय द वर्क डन, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। तो अगेन वो केमिकल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद हमारे बॉडी में वही एनर्जी मसल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब एनर्जी का फॉर्म स्टोर हुआ, इन बिटवीन वर्क डन हुआ। जैसे कि अभी ग्राउंड से लेके क्लासरूम में आने तक है ना, तीसरा बोलते हैं लेकिन आपला 5वां फ्लोर है ना, मनमत थकून जातो इथे येता येता, तो ये 5th फ्लोर तक आने के बाद क्या होता है, 2-4 वेळा बसावं लगतं, घाम येतो, दम लगतो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये वर्क हम क्यों कर सकते हैं, दगड असा उठतो का मध्ये, चला कराळे सरच्या क्लासमधून जाऊन येऊ, पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास खुद की मसल एनर्जी है ही नहीं, तुम्ही 4 वेळा जेवता त्याच्यामुळे आहे तुमच्याकडे, 2 डबे एक्स्ट्रा असतात। तो इसका मतलब ये मसल एनर्जी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करती है, एंड ये वर्क करने के बाद अगेन ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ज्याचेच इफेक्ट आहे, खाली जाताना घाम येत नाही, दम लागत नाही, थांबावं लागत नाही, ग्राउंडवर पोहोचलो, आलो पण असं वाटतं आपल्याला, मतलब हमारे बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो हमें हेल्प कर रही है फिर से ग्राउंड पे जाने के लिए, कळलं। तो यही सीक्वेंस होती है, एंड इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आज का पॉइंट डिस्कस करने वाले, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड की है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की है, ये स्टोर होती है ओनली आफ्टर द वर्क डन, मतलब कुछ वर्क किया जाता है, वो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वर्क करेंगे, वही वर्क जाके स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसी एनर्जी को बोला जाएगा एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, देखो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेस में हमें 2 एक्सिस दिए गए हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, एंड इस स्पेस में 2 पॉइंट्स है, एक ए दूसरा बी। इनिशियली इन दोनों पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और हमारा टास्क है कि यहाँ पे इंफिनिटी पे ये 2 चार्जेस है, दोनों भी पॉजिटिव है, कहीं पे पड़े हुए थे, हमें इनको उठा के ए एंड बी के ऊपर रख देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, Q1 को उठाएंगे और Q1 को लेके आएंगे ए के ऊपर रख देंगे। तो Q1 को इंफिनिटी से ए के ऊपर जब हम लेके आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हमें अपोज करने वाली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं रास्ते में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने कितना वर्क डन किया ही नहीं, मतलब 0। दूसरा क्या होगा, लेकिन हमारा कंसिडरेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होने वाला वर्क डन हम कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन होगा क्या कि जैसे मैंने ए के ऊपर ये चार्ज रख दिया Q1, इसका काम ही वो चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। तो जैसे ये ए के ऊपर आ गया, बैठ गया, ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। अब हम चले गए Q2 को उठाने, और Q2 उठा के हम लेके आ रहे थे, यहां तक आने के लिए हमें किसी ने अपोज नहीं के लिए किया, लेकिन यहाँ पे आते टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए रिपेल करने लगी। मतलब कि अगर ये चार्ज Q2 मुझे B के ऊपर लेके आना है, तो इस प्रोसेस में हमें अब वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू चार्ज, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल कौन सा, चार्ज की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कंडीशन क्या है, देखो इन दोनों में सेपरेशन आपको बोला है कि R है, तो ये Q1 R इतनी डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q बाय R। आता हा फॉर्मूला कसा आला, यानंतर आपली नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हमें समझ में आने वाला है। ठीक है, मतलब कि हुआ क्या, देखो कि हम ये Q2 को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, लेके आते टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपोज कर रही है, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, एंड किया हुआ वर्क स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है, इसलिए हम पहले वर्क डन कैलकुलेट करने वाले थे। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला मिल गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू चार्ज। यही जब ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो हम सेम कंसेप्ट लेंगे, बस वहां पे लिखेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू मास। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, बस इतना डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q बाय R, वेयर Q मतलब चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है,
एंड इनटू जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है जिसको हम लेके जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, मतलब ये कौन है, Q2। तो इस प्रोसेस में होने वाला जो वर्क डन होगा W2 वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R। है क्लियर? तो हमने यहाँ पे दो चार्ज की सिस्टम बना दी, लेकिन इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें वर्क डन करने पड़े। कितने वर्क डन करने पड़े? दो। पहला तो 0 था, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेट वर्क डन in bringing the system of charges from infinity to their present location is given by W1 plus W2, यानी कि ये आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R। ये हो गया नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। क्लियर? अब वही कंसेप्ट है, एनर्जी होती है, वर्क डन करती है, वर्क डन हुआ वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि यही वर्क डन आगे जाके बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके लिए हमें फॉर्मूला मिल गया के Q1 Q2 अपॉन R। आपण 1/4 पाई इप्सिलॉनला डायरेक्ट के लिहित असतो, कळालं ना? कन्फ्यूज नाही व्हायचं, के का मतलब 1/4 पाई इप्सिलॉन है। तो यहाँ पे हमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिल गया के Q1 Q2 बाय R। दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? कसे आली ते कळालं? अब उसको डिफाइन करना है, जो किया वही डिफाइन करेंगे। क्या किया हमने? सिस्टम ऑफ चार्जेस इन्फिनिटी से उठा के उनके लोकेशन के ऊपर रख दी। इसको रखते टाइम जो भी वर्क डन किया दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वही एनर्जी बन रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो अभी इसको डिफाइन करना है, राइट डाउन डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसको डिफाइन करना है, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अभी, राइट डाउन। वर्क डन पवन, वर्क डन in bringing system of charges, work done in bringing system of charges from infinity to their present location। Work done in bringing the system of charges from infinity to their present location is called as electrostatic potential energy। ओके, कैलकुलेट कैसे करना है बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, इसको छाप लो। छाप लो मतलब बघूनच लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही। हो गया? अब ये कंडीशन कब थी? जब हम दो चार्ज की सिस्टम बना रहे थे तब। अगर हमें बोला गया कि आपको और एक टास्क है, यहाँ पे और एक पॉइंट है C, और ये C के ऊपर हमें और एक चार्ज लेके आना है, दैट इज Q3, वो भी पॉजिटिव है। कंडीशन क्या है? जस्ट इमेजिन करो और उसको समझो। जब पहला चार्ज लेके आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, इसलिए वर्क डन 0 था। जब सेकंड चार्ज लेके आ गए, एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की थी, उसके अगेंस्ट लड़ते लड़ते वर्क डन करते करते उसको रख दिया। लेकिन जब आप Q3 को लेके आएंगे, ये दोनों चार्जेस है, चार्ज मतलब उसकी टेंडेंसी ये है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, तो Q1 के साथ साथ ये Q2 भी अभी क्या करेगा? अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मतलब अगर हमें Q3 को लेके आना है और C के ऊपर रखना है, तो हमें दो दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? और वो वर्क डन कितना होगा? देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन हटा देते हैं। ओके, तो अगर हम ये Q3 वाला चार्ज लेके आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस में होने वाले वर्क डन को W3 बोल देते हैं। तो ये W3 वर्क डन कितना होगा? देखो अगेन फॉर्मूला सेम है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू गिवन चार्ज।
तो पहले अगर Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, अगर मैंने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना बनेगा, फिर से K Q1 बाय R इंटू कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं अब Q3, तो ये वर्क डन 3 क्या बनेगा, K Q1 बाय R इंटू Q3। लेकिन एट द सेम टाइम हमें Q2 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना है, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ही लिया है तो ये भी डिस्टेंस R बन जाएगा। लेकिन ये Q2 का वाला चार्ज C पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा, K Q2 बाय R होगा इंटू कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं, Q3, तो ये बनेगा K Q2 बाय R इंटू Q3। मतलब अब कितने वर्क डन हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो 3 चार्ज की सिस्टम बनाने के लिए जो नेट वर्क डन करना पड़ा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सब की करनी पड़ेगी एडिशन। ये तो 0 था, छोड़ दो। अब W2 W3 W4 देखते हैं, यहाँ पे है ये W2 ये W3 W4, सब में K बाय R कॉमन है, तो कॉमन निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे तो भी चलेगा। तो ये बनेगा K Q1 Q2 बाय R प्लस K Q1 Q3 बाय R प्लस K Q2 Q3 बाय R। ये बना हमारा नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो अब जाके क्या होगा, जितना वर्क डन किया था दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो इस तीनों चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी K बाय R। अगर कॉमन लेंगे तो बोलो Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 हो गया 3 चार्ज की सिस्टम। अगर हमें और एक चार्ज दिया तो मतलब यहाँ पे और एक पॉइंट दिया D, लेकिन R थोड़ी कॉमन आएगा, R अभी डिफरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है ना? प्रोसेस क्या होगी, वही Q1 को लेके आते टाइम वर्क डन 0, Q2 को लेके आते टाइम एक ही वर्क डन अगेंस्ट Q1, Q3 को लेके आते टाइम दो वर्क डन, पहले अगेंस्ट Q1 देन अगेंस्ट Q2। अब Q4 को लेके आ रहे हैं तो 3 वर्क डन, पहले अगेंस्ट Q1 बाद में अगेंस्ट Q2 बाद में अगेंस्ट Q3। मतलब ये वर्क डन पहले कितने थे, 1 2 3, और 3 वर्क डन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। अगर हमें बोला गया है कि D को छोड़ के और एक पॉइंट है E, हाँ E, तो यहाँ पे लेके आ रहे हैं अपन Q4 को, तो Q4 अगर लेके आ रहे हैं तो फिर से क्या करना पड़ेगा, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, देन Q2 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, देन Q3 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, देन Q4 के अगेंस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इन सब की एडिशन करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो रहा है? अगर हम यहाँ पे देखो, जब एक चार्ज लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कितना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, एक ही आ रही है कि 0 आ रही है, 0 आ रही है। 2 चार्ज बना रहे तो 1 आ रही है, 3 चार्ज बना रहे तो 3 चार्ज लेके आ रहे तो 4 चार्ज लेके आ जाएंगे तो वेरी गुड, 5 चार्ज लेके आ जाएंगे तो 10, 6 चार्ज लेके आ जाएंगे तो 18 नहीं 15, 6 हो गए थे ना, 7 चार्ज लेके आ जाएंगे तो कितने भी चार्ज लेके आएंगे तो एनर्जी की कितनी सम आने वाली है, इसके लिए यहाँ पे हमें रिलेशन याद रखना है n इन ब्रैकेट n माइनस 1/2। चलो फिर से एक बार देखते हैं। अगर एक सिंगल चार्ज लेके आ रहे हैं 1, n का मतलब कितने चार्ज की सिस्टम है, सिंगल चार्ज लेके आ रहे हैं ब्रैकेट में 1 माइनस 1, 0 इंटू एनीथिंग 0, वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है। 2 चार्ज लेके आ रहे हैं तो 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 1, मतलब एक ही वर्क डन करना पड़ रहा है। 3 चार्ज लेके आ रहे हैं तो 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल, 3 वर्क डन, 3 एनर्जी मिल रही है। जैसे 4 नहीं 40 देने दो, कितनी एनर्जी आएगी हम इस रिलेशन से डिराइव कर सकते हैं। हो गया? तो स्टार मार्क करके ऐड कर दो इसको। इफ system of n number of charges is to be formed, system of n number of charges is to be formed, then potential energies will be, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जीज, कितनी होगी, n इन ब्रैकेट n माइनस 1/2।
समजलं? उमजलं? समजण्यापेक्षा उमजणं महत्वाचं. यस. उमजना म्हणजे फील घेना त्याचा एकदम भारी, ले भारी. ठीक है, चलो अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं. ऐसे क्वेश्चन ये इतने क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाता है. आपको बोला जाता है कि अगर 3 चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3 प्लेस्ड ऑन 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ R, देन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. पहले चेक करायचं नंबर कितने आएंगे बाय n इन ब्रैकेट n-1/2. कितने आ रही है? चार्ज अगर 3 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 3 आ रही है. तो पहले लेके आएंगे. आता जी डायग्राम होती है तीच, फक्त एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं है. Q1 को लेके आ रहे, वर्क डन है नहीं. Q2 को लेके आते टाइम वर्क डन कितना है? K Q1 Q2 बाय R. दो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिस्टेंस, कांस्टेंट तो हर बार है. देन Q3 को लेके आ रहे, तो Q3 को लेके आते टाइम पहले इसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, वो कितना आएगा? देन इसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे, कितना आएगा? हो गया. फिर इसको कन्वर्ट करना है तो U बोल दो, K बाय R कॉमन ले लो एंड ये Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3 हो गया आंसर. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे तो हर बार यही आएगा. क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में? R की एंड चार्जेस की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. पुट करके ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर. कळलं का? चलो करो रफ. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया तो यही केस होगी. ठीक है ना. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिप्लेस करके स्क्वायर प्रोवाइड करते हैं, ये आ गया स्क्वायर. आपको बोला है कि इसके चारों वर्टाइसेस पे हमने Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे चार्ज रख दिए और इसकी साइड लेंथ है R. तो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हो, पहले क्या फाइंड करेंगे? n इन ब्रैकेट n-1/2 कितना आ रहा है ये? मतलब हमें यहाँ पे 6 वर्क डन के या फिर 6 एनर्जी के पेयर मिलने चाहिए. करा ना, काय बघतो आता? आ गया? सांग आंसर. आलं सर. √2 इंटू व्हेरी गुड. आकांक्षा सांग. सर K बाय R इन ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन नहीं Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 बाय √2 Q2 Q3 बाय 1 प्लस Q1 Q4 प्लस Q2 Q4 बाय √2 प्लस Q3 Q4. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. सेम आन्सर. मग हे बघा किती सिंपल आहे. पहले Q1 को लेके आ रहे हैं, वर्क डन 0. Q2 को लेके आ रहे हैं, वर्क डन K Q1 Q2 बाय R. देन Q3 को लेके आ रहे हैं, मतलब ये W3 हो गया.
पहले वर्क डन अगेंस्ट Q1 करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होता है डायगोनल इसका √2r, तो r लेके नहीं चलेगा, √2r लेना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा k Q1 Q3 बाय √2 टाइम्स ऑफ r। देन इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा W4, ये कितना आएगा k Q2 Q3 डायरेक्ट r। बाद में इसको लेके आ रहे Q4 को, तो Q1 के अगेंस्ट वर्क डन अगर करेंगे तो कितना होगा k Q1 Q4 बाय r। देन वर्क डन इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, कितना होगा k Q4 Q3 बाय r, एंड जब इसके अगेंस्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस फिर से √2r लेना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा W7 इक्वल्स टू k Q4 Q2 बाय √2 इंटू r। करेक्ट है, सबके एडिशन कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी k बाय आर इन ब्रैकेट Q1 Q2 प्लस Q1 Q4 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में सिर्फ r था, प्लस ये k बाय √2r लेंगे तो ये बनेगा Q1 Q3 प्लस Q2 Q4। ये हो गई नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द गिवन डायग्राम। हो गया, चार्ज जर सेम असेल तर हां, जर सेम दिला तर, आता इथं नव्हता ना, ठीक आहे, ती मिस्टेक व्हॅल्यू दिल्यानंतर नाही होणार ना, कारण व्हॅल्यू तर ॲक्च्युअल पुट करू आपण। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये स्टैंडर्ड बॉडीज हो गई, एंड दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हर बार जो है पहले कितने नंबर आएंगे वो कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद बाय प्रोसेस ही कैलकुलेट करेंगे, जब तक प्रॅक्टिस नहीं हो रही तब तक। एक बार प्रॅक्टिस हो गई तर पाहिल्यानंतर आपल्याला कळतं कोणाचा डिस्टन्स किती येईल एंड कितने पेयर सेम आएंगे कितने डिफरेंट आएंगे। क्लियर, तो ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे इन एडिशन वो कभी कभी क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन देते हैं कि हमें सेम चार्जेस की सिस्टम बनानी थी स्पेस में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और फिर से हमें Q1 एंड Q2 को उठा के यहाँ पे लेके आना है। लेकिन पहले जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अब बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। एक्सटर्नल म्हणजे यांची नहीं, दूसरा कोई तो अननोन सोर्स है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जब Q1 को लेके आ रहे हैं तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब। तो जब W1 वर्क डन होगा Q1 को लेके आ रहे हैं तब कितना होगा, नहीं ना, जीरो नहीं होगा बेटा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना अननोन सोर्स की, और उस सोर्स की वजह से जो पोटेंशियल है एट पॉइंट ए वो आपको दिया है V1, एट पॉइंट बी जो पोटेंशियल है वो दिया है V2। तो अब मुझे बोलो Q1 को इन्फिनिटी से A के ऊपर लाते टाइम वर्क डन कितना होगा, Q इंटू V1। वर्क डन का यही फॉर्मूला लिख के दिया था ना मैंने, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इंटू चार्ज, तो W कितना बना Q इंटू V1। अब ये फर्स्ट है, W1 है। उसी तरह से अगर सेकंड चार्ज मुझे लेके आना है तो अब क्या करने पड़ेंगे, दो वर्क डन करने पड़ेंगे। कौन सा, पहला वर्क डन तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो कितना होगा Q2 V2 इसके अगेंस्ट। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो चार्ज हमने Q1 प्लेस किया था वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे और एक वर्क डन आएगा जो रहेगा k Q1 Q2 बाय r। okay? तो नेक्स्ट रीडिंग लिख दो, वर्क डन in bringing system of charges, work done in bringing system of charges against external electric field, against external electric field, against external electric field। ठीक है, समझ लगा अपन है। वर्क डन 3 कैसे, ये Q2 को लेके आ रहे हैं ना, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, दो वर्क डन करने पड़ेंगे। पहले जो एक्सटर्नल सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अगेंस्ट वर्क डन ये बना Q2 V2,
एंड ये Q1 क्या करेगा, जब हमने इसको रख दिया था ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, तो उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन तो हमारा रेगुलर का है K Q1 Q2 बाय R हो गया। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क डन होता है Q1 V1, एंड अगर दो चार्ज की सिस्टम बना रहे हैं तो नेट वर्क डन कितना होगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। अगेन सेम कंडीशन, अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की देंगे तो क्या होगा, हर बार एक एक वर्क डन एक्स्ट्रा का करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट। कळलं का, हे लिहून झालं। चलो, सेम कंडीशन आपको दी है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल की सिस्टम दी है, जिसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस प्लेस किए हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है R, एंड ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल दिए है आपको V1 V2 एंड V3। तो ये सिस्टम ब्रिंग करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, करो कॅल्क्युलेट। आप कसं करायचं माहिती आहे तुम्हाला। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल दिया है, मग पकडावं लागेल ना, ज्यांना येते ते करा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या। जैसे कि मैं पहला चार्ज लेके आ रहा हूँ Q1, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वर्क डन 0 बन जाता। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वर्क डन बनेगा W1 इक्वल्स टू Q1 V1, वेयर V1 इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट A ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मुझे सेकंड चार्ज लेके आना है Q2। अब सबसे पहले Q2 को लेके आते टाइम हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा Q2 V2। देन मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1, वो कितनी होगी, कितना होगा Q1 Q2 बाय R। ठीक है, देन जब मैं थर्ड चार्ज लेके आ रहा हूं तो सबसे पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और उसके लिए पोटेंशियल आपको दिया है V3, तो ये बनेगा Q3 V3। एट द सेम टाइम मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1, और वो कितना होगा K Q1 Q3 बाय R, और मुझे वर्क डन करना पड़ेगा Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। वेरी गुड, बोलो K Q1 नहीं बेटा, अभी Q2 Q3 बाय R। तो ये सिस्टम बनाने के लिए इतने सारे वर्क डन करने पड़ेंगे, एंड इन सब की एडिशन स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ, कळलं आता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम पार्ट अपन स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी क्योंकि हमें पढ़ना था पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है। अब ये पोटेंशियल होता क्या है, देखो पोटेंशियल मतलब समझ में आता है ना, पोटेंशियल समझ में आता है ना, क्या आपण म्हणतो ना याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे, ते पोटेन्शियल नाही का? नाही, सगळीकडे फक्त फॉर्म डिफरंट असेल बट पोटेन्शियल की मिनिंग सेम आहे. क्षमता, वेरी गुड. कसली क्षमता? वर्क करने की क्षमता. मतलब पोटेंशियल एंड एनर्जी मिलती जुलती टर्म है, बस डिफरेंस क्या होता है देखो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात अगर ग्रेविटी की करेंगे, मुझे मेरे हाथ में एक मार्कर है, नहीं अभी चौक है, इसको मुझे फेंकना है, तो फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, है ना. मार्कर हे चॉक का एका दोन बोटात फेकू शकतो मी. मुझे सायमल्टेनियसली क्या करना है? बेंच उठा के फेकना है. क्या करना पड़ेगा? दोन जण बोलावं लागतील, बरोबर आहे की नाही. एकटा उचलून फेकू शकत नाही बेंच आपण. तो दोनों प्रोसेस में वर्क डन सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्यों डिफरेंट हुआ वर्क डन? साइज वाढली म्हणून. मग वेरी गुड, मास बढ़ गया इसलिए. कळालं ना. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर. असंच असतं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी. अगर हमें चार्ज को मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? कारण रिलेटेड आहे मास ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. जे मासचं होतं तेच ग्रॅव्हिटेशनमध्ये, तेच इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये चार्जचं होतं. तो हमें भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है तो करना पड़ेगा वर्क डन. तो अगर ग्रेविटी का वर्क डन मास के ऊपर डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय W प्रोपोर्शनल टू Q. चार्ज बढ़ा, वर्क डन बढ़ेगा. चार्ज और बढ़ा एंड चार्ज खूब वाढला, और यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करने के लिए जो कांस्टेंट लेके आते हैं इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर सिंपली पोटेंशियल. तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे अब? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन मतलब ये कौन सा वर्क डन है? जे आतापर्यंत करत होतो आपण. अभी वर्क डन ही कर रहे थे ना चार्ज को लेके आने के लिए. दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये बनता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट. सो राइट डाउन. पोटेंशियल असतं ना त्यात आपण डिफरन्स मेंटेन करतो. तर रूल काय असतो, जसं हाईट का डिफरन्स आहे तो वॉटर फ्लो होगी फ्रॉम हायर अल्टिट्यूड टू लोअर अल्टिट्यूड. टेम्परेचरचा डिफरन्स असेल, हीट का रूल आहे फ्लो होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तसंच इलेक्ट्रिक करंटचा रूल असतो, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो ये हाई पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल हाई जहाँ पे ज़्यादा वर्क डन किया होगा, ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई होगी, मतलब हाई पोटेंशियल बन गया. जहाँ पे कम वर्क डन किया, कम एनर्जी होगी, मतलब लो पोटेंशियल होगा. जैसे परड़ी में थर्मल पावर प्लांट है ना, कोल इग्नाइट करते हैं अपन, पानी को बॉईल करते हैं, स्टीम बनाते हैं, टरबाइन के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, इतना सारा वर्क डन करते हैं. आणि औरंगाबाद में वर्क डन करते क्या? सो घरात रोज कामाला लावतात का? पळवा इलेक्ट्रॉनला, काहीतरी फिरवा कंडक्टर वगैरह, कुछ भी नहीं. मतलब हमारा पोटेंशियल जीरो है, परड़ी का पोटेंशियल बहुत हाई है. एंड इन दोनों को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब करंट फ्लो होगा. कळतंय? सो घराच्या वर आपण काय करतो, मोटर ऑन करून वर्क डन करून पूरा पाणी भर के रखते. अँड टॅप असतो, टॅप त्याला काही वर्क डन केलं असतं का? मतलब वॉटर जो स्टोर हो चुकी है उसका पोटेंशियल हाई है बट वो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेंशियल. घरात जी टॅप आहे तिचं पोटेंशियल झिरो आहे. तो ते टॅप ऑन केल्यानंतर मोटर लावावी लागते का? टाकीतून पाणी येत नाही, मोटर लावा असं असतं का? ऑटोमॅटिक येतो. कसं काय येतो? हा गोल येतो. ठीक है ना. पोटेंशियल का डिफरेंस है. इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे वाटर फ्लो होगी ग्रेविटेशन में, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो होगा. क्लियर? तो इसको अभी डिफाइन करना है. कैसे डिफाइन करेंगे? अरे वर्क डन पर यूनिट चार्ज झालं. इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क done per unit charge denoted by V, given by V equals to W by Q. तो ये SI यूनिट क्या होगा? W है मतलब जूल है, चार्ज है मतलब कूलम है, तो जूल पर कूलम, एंड इसी जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट. तो ये SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ?
वोल्ट हुआ। क्लियर कर लो। अब इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो देखो हमने अभी वर्क डन का फॉर्मूला देखा था। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्या था, 1/4πε इंटू Q1 Q2 था। अभी अपन Q इंटू क्यू नॉट ले रहे हैं। यहाँ पे Q मतलब ऐसा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ये पॉइंट P है जहाँ पे मुझे Q नॉट को लेके आना है, एंड इनके बिटवीन का डिस्टेंस R है। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मुझे वर्क डन को इस Q नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला आ गया 1/4πε इंटू क्यू बाय आर, एंड इसको अगर K बोलेंगे तो ये बन गया KQ बाय आर। कळालं सगळ्यांना? चलो नेक्स्ट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बट इसमें कन्वेंशंस हम फॉलो करेंगे, सुनो कन्वेंशंस हम फॉलो करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है तो उसका और डायरेक्शन का रिलेशन नहीं है ना। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम प्लस मायनस करेंगे, ॲडिशन सबट्रॅक्शन करेंगे, तर तिथं असं नको व्हायला, सर याला तर डायरेक्शन नसतात, मग का मायनस केलं, ठीक है ना। प्लस का पॉजिटिव, माइनस का नेगेटिव, ठीक है। क्या लिखा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे इंटेंसिटी फाइंड करते थे ना, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इंटेंसिटी के केस में हम यूज करते थे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटीज, और उसके लिए हमें करनी पड़ती थी वेक्टर सम। आता हे वेक्टर नाहीच आहे, म्हणजे आपण काय करणार, डायरेक्ट सम करणार। यहाँ पे आपको चार्ज दिया है Q1, यहाँ पे दिया है Q2, यहाँ पे दिया है Q3, एंड ये पॉइंट P है सिचुएटेड एट ए डिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। तो मुझे बोलो पॉइंट P पे Q1 के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा, हो गया। अगर पॉइंट P पे तीनों की वजह से एक्ट होने वाला नेट पोटेंशियल चाहिए तो हमें उनकी डायरेक्ट एडिशन करनी है। वेक्टर वेक्टर का ही नहीं, डायरेक्ट V1 प्लस V2 प्लस, अब एडिशन में के सब में कॉमन है, तो ये बनेगा K इन ब्रैकेट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस, हो गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। गॉट इट? नेक्स्ट काय, प्लस हो गए दोनों, तो ऐड करेंगे, एक प्लस एक माइनस से तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, हो गया। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होता है, E इक्वल्स टू V बाई डी। ठीक है, ये V बाई डी जो है इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे भी बोला जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन में आ रहा है तो इन सम केसेस हम डायरेक्टली E को पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है इफ V इज गिवन देन d बाय dx ऑफ V विल रिप्रेजेंट E। याचा अर्थ काय झाला, आपको पोटेंशियल दिया है और उससे अगर इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स दिया है, तो हमें वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल का लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। एंड उसी तरह से इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, V इक्वल्स टू E इंटू डी, यानी कि V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ E इज गिवन देन इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एक्स विल प्रोवाइड V। ठीक है, तो ये हो गया आज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक्चुअल जो इसका कंटेंट है एंड जो एप्लीकेशन है उसका डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे इन
कल का लेक्चर. सो थैंक यू, गुड नाइट.